Question 9. A super ball is to bounce elastically back and forth between two rigid walls at a distance d from each other. Neglecting gravity and assuming the velocity of super ball to be horizontal, the average force being exerted by the super ball on each wall. वॉल पे कितनी फोर्स लगेगी ये बतानी है, तो हम एवरेज फोर्स जो बॉल के ऊपर लगेगी वो देख लेते हैं. जो बॉल पे फोर्स लगेगी उतनी ही फोर्स एवरेज वॉल पे लगेगी, राइट. तो बॉल पे फोर्स देखना थोड़ा आसान है क्योंकि उसके मोमेंटम के चेंज के बारे में कमेंट किया जा सकता है. लेट्स से हम ऐसा मानते हैं कि एक टाइम इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं. लेट्स से बॉल यहाँ से चलना चालू करी, ठीक है जी. तो यहाँ से चलना चालू करी, तो यहाँ से एक टक्कर इसकी हुई और चलना चालू करी है राइट की तरफ. टक्कर के जस्ट बाद ये राइट की तरफ चली, फिर ये यहाँ से टकराने के बाद दोबारा यहाँ पे आएगी, राइट. तो इस दीवार को अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ, इस दीवार पे दो कोलिजन्स के बीच में कितना इंटरवल होगा. इस दीवार पे जो दो कोलिजन्स होंगी, दो सक्सेसिव कोलिजन्स, उसके बीच में इंटरवल कितना होगा. यहाँ से बॉल चली, टकराने के बाद अगली कोलिजन इस पे इतने टाइम बाद होगी, राइट. तो ये टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑन द वॉल कैन बी रिटन एज डी. डिस्टेंस इसने जाना है तो इसके चलने का टाइम इधर डी बाई वी. फिर टकराने के बाद क्योंकि कोलिजन का नेचर इलास्टिक मेंशन्ड है तो ये वी स्पीड से ही लौटेगी, तो डी बाई वी समय इसको दोबारा लगेगा यहाँ तक पहुँचने में. तो टोटल टाइम इंटरवल इसका हो गया 2d बाई वी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑन द लेफ़्ट वॉल. लेट्स से मैं लेफ़्ट वाली वॉल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो मोमेंटम में चेंज इस दौरान, इस इंटरवल के दौरान बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना आया वो देख लेते हैं. तो हमने इंटरवल ये वाला डिफाइन कर दिया. बॉल का मोमेंटम स्टार्टिंग में इस इंटरवल के इस तरफ था, राइट की तरफ, और ये m इंटू वी था. और एट द एंड ऑफ दिस इंटरवल दिस मोमेंटम इज़ m इंटू वी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. तो चेंज इन मोमेंटम इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस एम वी माइनस 2mv. So force average exerted on the ball is delta p by delta t. Delta p is 2mv divided by 2d. तो ये मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ फोर्स का, एवरेज फोर्स का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही दे रखे अपने को ऑप्शन में. तो पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एज एम वी नॉट स्क्वायर बाई डी. क्वेश्चन नंबर 10. मैच द कॉलम है. इफ ए बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए बॉडी ऑफ मास nm एट रेस्ट देन. तो सबसे पहले तो दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m है, एक का nm है, और एक की वेलोसिटी अपन u मान लेते हैं और दूसरे की वेलोसिटी हमें रेस्ट पे 0 दे रखी है. टक्कर के बाद लेट से इनकी वेलोसिटी v1 v2 हो जाती है. तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में आंसर करना है. तो सबसे पहले तो हम इनकी वेलोसिटीज़ u की टर्म में निकालते हैं, क्या बनेगी फाइनल वेलोसिटी. तो e की वैल्यू 1 हो गई, सॉल्विंग v2 माइनस v1 की वैल्यू u आ जाएगी. मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का, तो उससे जो इक्वेशन बनेगी mu प्लस 0 इक्वल टू mv1 प्लस nmv2. द सेकेंड इक्वेशन इज़ v1 प्लस nv2 इक्वल्स टू v. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं 1 और 2 को. तो v1 और v2 की वैल्यू आती है जी. ये सबसे पहला स्टेप है इसमें. v1 ये आ जाता है और v2 ये आ जाता है, राइट. अब ए पार्ट के लिए फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ 8/9. तो फ्रैक्शनल लॉस काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा. देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है सिस्टम की, वो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रैक्शनल लॉस कितना आया काइनेटिक एनर्जी में. तो 1 की काइनेटिक एनर्जी में ही लॉस आया. तो 1 की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो पूछ रहा होगा. ओवरऑल सिस्टम की तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं पूछ रहा होगा. सिर्फ 1 की काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ रहा है. तो 1 की इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर थी और फाइनल ये जो वेलोसिटी हमने 1 की निकाली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. दिस कम्स आउट टू बी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर. तो फ्रैक्शनल लॉस आ जाएगा ये, और ये 8/9 के बराबर है. तो यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू 2 आ जाती है, राइट. ये पार्ट हो गया अपना. बी पार्ट. इफ आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉडी मूव्स विद हाफ ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी. तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v/2 दे दी, तो बस ये तो सॉल्व ही करना है. फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ये आती है एंड इट इज़ इक्वल टू v/2.
Solving this we get n equal to 1/3. C part, maximum transfer of kinetic energy of colliding body when n equals to. कोलाइडिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफ़र कब होगी? देखो मैक्सिमम ट्रांसफ़र तब होगी जब दोनों मासेस आइडेंटिकल हों, ठीक है। अगर दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं, सेम है, और वन वाली बॉडी u वेलोसिटी से जा रही है, इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो हमें पता है कि इस केस में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, वन वाली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और टू वाली बॉडी u स्पीड से मूव करने लगेगी। तो उस केस में वन की एनर्जी जो है वो फाइनल ज़ीरो ही हो जाएगी, तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सेकंड बॉडी जो है उसका मास m हो, यानी कि n की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो वी कैन से मैक्सिमम ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस इफ़ द कोलिजन इलास्टिक एंड मासेस आर सेम, सो n शुड बी इक्वल टू 1 फॉर दैट केस। ओके, डी पार्ट, fractional loss of kinetic energy is 3/4, fractional loss of kinetic energy is 3/4, then n is equal to, तो fractional loss of kinetic energy हमने निकाला ही था, ये हमारा fractional loss था और ये इसको 3/4 के बराबर बोल रहा है। सॉल्विंग दिस वी गेट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1/3। ध्यान रखें ये एक सोल्यूशन होगा, n इक्वल टू 1/3 पे भी ये आएगा, और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे करा ना, तो एक सॉल्यूशन तो ये बना, जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - n अपॉन 1 + n इज़ इक्वल टू ±1/2, ठीक है। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो एक n की वैल्यू 1/3 आएगी और एक n की वैल्यू 3 आएगी, तो दोनों ही अपने आंसर हो जाएंगे जी, 3 और 1/3 इस केस में। Question 11. Two pendulum bobs of mass m and 2m collide elastically at the lowest point in their motion. If both the balls are released from a height h above the lowest point, to what heights do they rise for the first time after the collision? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास दोनों ही जो बॉल्स हैं वो h हाइट से हमने रिलीज़ करी हैं और ये कोलाइड करती हैं लोएस्ट पॉइंट पे, तो कोलिजन के बाद ये कितनी हाइट तक राइज़ करेंगी ये हमसे पूछा है, राइट। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ कितनी कितनी पहुंचेंगी, और इन नेचर जो है कोलिजन का वो हमें इलास्टिक मेंशन्ड है, ई की वैल्यू 1 है। तो लेट से जब 1 वाली बॉल यहाँ पे पहुंचती है लोएस्ट पोजीशन पे, तो इसकी वेलोसिटी है v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब 2m वाली बॉल पहुँचती है लोएस्ट पे तो इसकी वेलोसिटी है v लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में। दोनों वेलोसिटीज़ ये v तो सेम ही होंगी, v का वैल्यू √2gh के बराबर होगा थर्ड इक्वेशन से। तो अब कोलिजन के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ लेट से v और v2 मान लेते हैं, राइट। ये v की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, तो मोमेंटम कंजर्व अगर करें mv - 2mv इज़ इक्वल टू mv1 + 2mv2, v1 + v2 इक्वल टू -v। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कोलिजन इलास्टिक है तो e इक्वल टू 1 v2 - v1 अपॉन u1 - u2 v2 - v1 इक्वल टू 2v। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस वी गेट द वैल्यू ऑफ v1 - 5v/3 एंड v2 v/3, राइट। तो थोड़ा सिचुएशन देखते हैं क्या होगा। जो अपनी कोलिजन है उसके बाद जो 1 वाली बॉल है उसकी 5v/3 आई इस तरफ, और जो 2 वाली बॉल है उसकी v/3 आई यानी इस तरफ। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। 1 वाली बॉल की 5v/3 और 2 वाली बॉल की v/3। अब मुझे पता है कि अगर लेट से 1 वाले केस में हाइट h1 गई और 2 वाले केस में h2 हाइट गई, तो मैं टोटल एनर्जी को कंजर्व करके h1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो लेट से हाइट h1 पे टोटल एनर्जी लिख लेंगे और यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियली लिख लेंगे और उसको कंजर्व कर देंगे। तो टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन 1 वाली बॉल के लिए काइनेटिक ही होगी, पोटेंशियल मैं 0 मान लूँगा लोएस्ट पोजीशन पे, और h हाइट पे जाके पोटेंशियल ही होगी, काइनेटिक वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो h की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके v की टर्म में आ जाएगी, और v की वैल्यू जो हमने निकाली थी √2gh वो पुट कर देंगे तो ये 25h/9 आ जाता है। सेम चीज़ हमें 2 वाली बॉल के लिए करनी है, इसकी लोएस्ट पोजीशन पे और इसकी जो मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन है जिसको मैं h2 बोल देता हूँ, इस पे आप टोटल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे।
तो equating total energy at lowest and at the maximum height position we get this equation and we get height equal to h/9. ये अपना आंसर आ जाएगा. Question 12. A ball of mass m moving with a speed 2v strikes elastically with a wall which is moved with a velocity v in the same direction. दीवार v स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है. द वर्क डन बाय द वॉल ऑन द बॉल. ठीक है, तो वर्क डन जो बॉल पे होगा दैट कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल. तो हम बस स्पीड प्रेडिक्ट करते हैं बॉल की और उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज देख लेंगे, राइट. तो हमें ये दे रखा है कि स्पीड v से मूव कर रही है वॉल और 2v से मूव कर रहा है हमारा बॉडी, राइट, मास m. तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि कोलिजन के बाद हमारी जो वॉल की रफ़्तार है, वॉल की रफ़्तार तो सेम ही रहेगी. वॉल हैवी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड अगर पहले v थी तो बाद में भी v रहेगी. 1 की रफ़्तार हमें नहीं पता कोलिजन के बाद क्या बनेगी, तो हम उसको निकालते हैं. हमें कोलिजन जो है वो इलास्टिक मैंशनड है, तो E = 1 v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. वैल्यूज़ पुट करने के बाद v1 की वैल्यू 0 आ जाती है. फाइनली ये जो बॉल है ये रेस्ट पे आ जाती है, राइट, कोलिजन के बाद. तो इस बॉल की हमें इनिशियल स्पीड भी पता है, इनिशियल स्पीड 2v है और फाइनल स्पीड इसकी 0 है. u1 = 2v एंड v1 = 0. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिख लेते हैं. दैट इज़ इक्वल टू हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर. तो कर आके जो वर्क का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 2mv² आ जाएगा.